बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं विव एफ एम 96.6 और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे अहमद बिलाल, एक बार फिर से प्रोग्राम दी जर्नल के साथ। सामीन, इस प्रोग्राम में हम आपके मसाइल के हवाले से बात करते हैं। जी हाँ, अवामी मसाइल का ज़िक्र होता है और उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे सरकारी इदारों से रिलेटेड मसाइल होते हैं और इन मसाइल के हल की तलाश में हम तमाम उन अफसरान को, तमाम उन मेहमानों को यहाँ पे मदऊ करते हैं, उनके सामने आपके सवालात रखते हैं ताकि किसी भी तरह का मसला जो कि हल तलब हो, जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम होते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि डिस्कस नहीं हो पाते, जो कि आप जो इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुँचा पाते, वो हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज भी हमने एक ऐसे ही मौजू का इंतखाब किया है, लेकिन आज का मौजू क्योंकि आज दुनिया भर में थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इससे आगाही का, इससे बचाव के हवाले से क्या इक़दामात हो सकते हैं, इस मर्ज़ की इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज इसके पाकिस्तान में इलाज के हवाले से क्या सहूलियात मौजूद हैं, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है अगर सरकारी सतह पर बात की जाए, और इसके साथ साथ जो फलाही तंजीमें इस हवाले से काम कर रही हैं उनका किरदार कितना अहम है, वो कितनी मेहनत कर रही हैं इस मर्ज़ के हवाले से आवाम को, और ख़ास तौर पे जिनके बच्चे इस मौरूसी मर्ज़ में मुब्तला हैं वो किस तरह से जो है फलाही तंजीमें उनका सहारा बनी हुई हैं। आज ये तमाम तर अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इंतहाई अहम शख्सियत और एक फलाही तंजीम का हिस्सा हैं, मैनेजर हैं जनाब काशिफ परवेज़ साहब। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ आदाद व शुमार उससे पहले अगर सामने रखे जाएँ थैलेसीमिया के हवाले से और पाकिस्तान की ख़ास तौर पे बात की जाए तो जनाब, पाकिस्तान में सूरत हाल खासी गंभीर बताई जाती है और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 से 9 हज़ार के करीब बच्चे इस मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं। और मौजूदा बात की जाए तो 1 लाख से ज़ायद तादाद ऐसे बच्चों की है जो कि ये सिर्फ़ वो अदाद शुमार हैं जो कि रिकॉर्ड में हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं हैं वो शायद इससे कहीं ज़्यादा हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जो कि इस मर्ज़ का शिकार हैं और उनको ट्रीट किया जा रहा है और बताया जाता है क्योंकि ये मौरूसी बीमारी है और 50 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो इस वक्त इसका कैरियर हैं, एक मुहतात अंदाज़ा ये बताता है। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर इस मर्ज़ का होना, इस मर्ज़ के कैरियर का होना कितना तशवीशनाक है। हम अपने मेहमान की जानिब बढ़ते हैं इसी मौजू को लेके और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज इंतहाई अहम दिन है आपके हवाले से भी, क्योंकि आप इतने सालों से इस कह लें कि कार खैर का हिस्सा हैं कि आप एक फ़लाही तंजीम के ज़रिए जो है ऐसे अफराद की मदद करते हैं जो कि सहारा तलाश कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के हवाले से दर दर फिर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको ब्लड मिल जाए, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये मर्ज़ बेसिकली है क्या और इसका आगाज़ किस तरह से होता है, प्लीज़। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और ये वाकई अवामी मसला भी है और ये इस तरह का मसला है कि जो हिडन है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इससे ये जितना बड़ा मसला है मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। जितनी ज़्यादा ये तकलीफ़ दे बीमारी है इसके ऊपर उतनी ज़्यादा डिस्कस करने की, इसके ऊपर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि ये सारी उम्र का रोग है। जैसे आपने बताया कि ये बीमारी मारूसी बीमारी है, पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है, ठीक है, और 6 माह से 1 साल के अंदर ये डायग्नोस हो जाती है। अच्छा, उस वक्त से लेके जब तक बच्चे जिंदा ये लोगों के ब्लड के ऊपर डिपेंड करती है। अनफॉर्चुनेटली ब्लड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती exactly. ये सबसे बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला और हमारा आना जाना, ताकि हम ब्लड का जो मेन सोर्स है ना वो
यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो हीरो हैं, मैं समझता हूँ, जो ज़िंदगियाँ बचाने में थैलेसीमिया के बच्चों की रोल प्ले करते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, वो मेन हीरो। अच्छा, वो आपने जो अदादो शुमार बताए हैं ना शुरू में, ये तो वो हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, बिल्कुल, लेकिन आपने खैर बता भी दिया है कि जो रिकॉर्ड में नहीं है वो इससे कहीं ज़्यादा है। और कैरियर का भी इसी तरह। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जब हम पढ़ते थे तो मैंने देखा कि बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं समझता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा हमारी हेल्थ अच्छी है। उसकी वजह शायद डाइट भी एक मेन है और एक्टिविटीज़ भी। बिल्कुल, हमारे दौर में एक्टिविटीज़ जो थी वो आउटडोर थी, ग्राउंड्स थे, बिल्कुल, खेलना था। लेकिन आजकल एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों की वो हैं मोबाइल के ऊपर, सारी गेमें फ़ोन के ऊपर, तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर। तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जब हम जाते हैं ब्लड कैंप्स के लिए, वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे, उनकी अपनी आयरन डेफिशिएंसी है, उनका जब अपना ब्लड पूरा नहीं होगा। कल एक यूनिवर्सिटी में था, इसी हवाले से थैलेसीमिया डे के हवाले से एक अवेयरनेस सेशन था। तो उस सेशन में मैंने पूछा कि आप हॉल में जितने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कोई HB अपनी कभी करवाई है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी HB 10 से ऊपर है। मेल और फीमेल बच्चियां भी बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे। अच्छा, कुछ मेरा ख्याल है कि इतने बड़े हॉल में 5-6 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हमारा HB जो है वो 10 से ऊपर है। तो HB अगर मैं समझता हूँ कि 13 से ऊपर होगा तो ब्लड डोनेट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उनका अपना HB नहीं पूरा होगा तो वो किसी को क्या फैसिलिटेट करेंगे, किसी के साथ क्या मदद किसी की करेंगे, किसी की ज़िंदगी में बचाने में अपना रोल कैसे प्ले करेंगे। ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है, ताकि ब्लड की रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा है, ब्लड की सप्लाई कम है। अब पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और पेशेंट बढ़ने की वजह ये है कि अवेयरनेस कम है। हम पहले की निस्बत मैं समझता हूँ जब हमने शुरू किया आज से 30 साल पहले, उस वक़्त बच्चों की लाइफ भी बहुत कम थी। बिल्कुल, अब लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, बच्चों की ट्रीटमेंट भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और तरह के मसाइल बढ़ रहे हैं। बच्चे अगर बढ़ रहे हैं, थैलेसीमिया के बच्चे अगर बढ़ रहे हैं तो डिमांड ब्लड की भी बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे। और ब्लड की डिमांड बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और ये तो सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों की ब्लड की डिमांड बढ़ रही, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आयरन डेफिशिएंसी हमारे माशरे में बढ़ेगी तो उनको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, उनके भी मसाइल बढ़ेंगे। तो इस तरह फिर मैं समझता हूँ ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बर्डन आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा हेल्थ का निज़ाम इतना मजबूत नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े बोझ उठा सके। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जब ये इस मर्ज का पता चल जाता है, फ़र्ज़ करें किसी बच्चे के अंदर डायग्नोज हो जाता है, तो क्या तब्दीलियां आती हैं उसकी बॉडी के अंदर, और कितना इमीडिएटली इसको आप कह लें ट्रीट करना जो है वो ज़रूरी होता है ताकि बच्चे की ज़िंदगी बचाई जा सके? अच्छा, सबसे पहले तो इसका डायग्नोस होना ज़रूरी है। समटाइम अगर आप प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, थैलेसीमिया के पेशेंट की, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 6 माह के साल के अंदर अंदर ना उसकी कंडीशन, रंग उसका पीला होना शुरू हो जाएगा, HB उसकी कम होना शुरू हो जाएगी, खुराक में कमी। तो माँ बाप समझते हैं शायद खाता पीता नहीं है, हम खिलाएं पिलाएंगे। किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा जी आप इसे को ताकत के सिरप दें, या ऐसी कोई भी, अगर किसी को उसने टेस्टिंग नहीं करवाई थी, अगर तो वो टेस्टिंग हो जाएगी, डायग्नोस प्रॉपर हो जाएगा, तो फिर तो ऐसे अदारों के पास वो रेफर कर दिए जाएंगे जो थैलेसीमिया के बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर हम थैलेसीमिया के बच्चे हमारे पास आ जाते हैं इन टाइम, तो फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट में मेन रोल जो है वो ब्लड का ही है, और ब्लड के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशन, और बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती जानी है उसका वजन बढ़ता जाना, उसकी ब्लड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस लिहाज से फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए जैसे जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स को लगते हैं रेड सेल, ठीक है, रेड सेल थैलेसीमिया के पेशेंट की ज़रूरत है। अच्छा, रेड सेल में आयरन होता है। अच्छा, जब बार बार बच्चों को ब्लड लगेगा, ट्रांसफ्यूजन होगी, तो उनके पेट में, उनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स में आयरन जमा होना शुरू हो जाता है। आयरन की ज़्यादती जो है वो कॉज ऑफ डेथ भी बनती है।
तो आयरन को रिड्यूस करने के लिए, उसे एक हद से नीचे रखने के लिए जो ख़तरनाक ना हो, फिर रेगुलर बेसिस पे आयरन चिलेशन या इंजेक्शंस ड्रिप के ज़रिए या इन्फ्यूजन सिस्टम के ज़रिए देने पड़ते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि कितनी तकलीफ़ है। और बच्चों की तकलीफ़, बच्चों की, मैं समझता हूँ कि बड़े बच्चे को भी कभी कोई इंजेक्शन लगना हो ना तो कितनी पेन, सुई की पेन ही तकलीफ इतनी देती है, तो जिसको रेगुलर लगने हो, मासूम बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही। तो जितनी तकलीफ दे है उसके लिहाज से मैं समझता हूँ इसका इलाज भी बड़ा आसान है। अवेयरनेस सबसे पहले कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज लोगों तक पहुँचेगा, उनको पता होगा। जैसे मैंने बताया, आपने भी बताया, मैंने भी डिस्कस किया कि ये मरूसी बीमारी है माँ बाप से, तो कैरियर से जब शादी करता है तो आने वाले बच्चों में थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा होते हैं जिनको ब्लड की फिर ज़रूरत है। अच्छा सर, इसमें दो कैटेगरीज बताई जाती हैं, एक है मेजर, एक है माइनर। क्या दोनों ही खतरनाक हैं या मेजर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और माइनर ट्रीटेबल है, या ज़्यादा जल्दी जो है वो मतलब बच्चा कवर कर जाता है? दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा, मेजर असल खतरनाक मेजर ही है। ठीक है। माइनर और कैरियर एक ही चीज़ है कि माइनर जो है थैलेसीमिया, माइनर को ट्रीटमेंट की ब्लड की उस कदर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितनी थैलेसीमिया मेजर में तो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, बार बार और मंथली बेसिस पे, किसी को 2 दफ़ा, किसी को 3 दफ़ा ब्लड की ज़रूरत है। तो मेजर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है इस हवाले से। ठीक हो गया। सर, खून की बात हुई है और सदका जारिया भी है खून के एहतियात के हवाले से। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि कैंप्स भी लगाए जाते हैं और हर तरह से कोशिश की जाती है, क्योंकि बच्चों को ब्लड लगाने के हवाले से आप नागा नहीं कर सकते, उनकी तो ज़रूरत है। और आपने जिस तरह से इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाया हुआ है और बाकी सारी जितनी भी तंजीमें हमारी काम कर रही हैं, वो मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं है कि आप किसी रिवार्ड के लिए नहीं करते, आपने एक जिम्मेदारी बाय चॉइस जो है वो अपने कंधों पे ली है। तो क्या समझते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों को अवेयर करना, ख़ास तौर पे खून की एहतियात के हवाले से? और मिथ्स जो पाई जाती हैं, खैर अब काफ़ी हद तक वो कम होती जा रही हैं कि लोग पहले कहते थे शायद कमज़ोरी हो जाती है, जिस्म फूल जाता है ब्लड देने से, या कोई बीमारी इस तरह की, ब्लड की कमी हो जाती है जो देने वाला है उसको। ये जो मिथ्स हैं, ये कितना जो है रोल प्ले करती हैं लोगों को रोकने में, और आप किस तरह से फिर मोटिवेट करते हैं? बताइएगा किस तरह से मसाइल का सामना करना पड़ता है इस सारे। जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। अच्छा, ये मिथ बनी हुई है ना, ये हकीकत है। उसकी वजह यही है कि अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, हर हेल्दी बॉडी हर 3 माह के बाद नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स आया होते हैं। तो जब इंसान को पता हो कि मुझे मेरा ब्लड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब उसकी अपनी हेल्थ बेहतर हो, तो वाकई ब्लड, मैं खुद, मेरा ख्याल है कि 35 से ज़्यादा दफ़ा मैं खुद ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। इन्हीं बच्चों, ज़ाहिर है हम तो कर रहे हैं। और दूसरी आपने बच्चों की जो बताई कि मैं तो खुद डेली, ताकि हम जिम्मेदारी हम नहीं निभा रहे, मैं समझता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये प्योरली अल्लाह ताला की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं। जिंदगियां बचाना हमारा काम नहीं है, अल्लाह ताला ने वसीले बनाए, अल्लाह ताला ने वसीले, इंसान को वसीला हम कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसमें असबाब पैदा करता है, उसमें बरकत दे देता है। तो ये काम जो है मैं समझता हूँ जब से हमने शुरू किया है, अल्लाह ताला की मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पेशेंट हैं हमारे पास जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सिर्फ ब्लड की हद तक जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसके ऊपर जितना ट्रीटमेंट है, डेली बच्चों ने आना है, उनके लिए ब्लड भी हमने अरेंज करना है, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र यही है कि हमने अदारे तक पहुंचना है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी, और उन्हें इस चीज़ का शायद अंदाज़ा भी नहीं होता होगा कि हम कहाँ कहाँ जाके, आज जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमें फिर इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में, लोगों में, फैक्ट्रीज़ में जा के रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है कि हम किस मकसद के लिए आए हैं, और ये कितना बड़ा मकसद है। आपका तो ब्लड दोबारा बन जाना है, लेकिन ये ज़िंदगी जो है आपके ब्लड से किसी को 10 दिन की, 15 दिन की मिलनी है, ये बहुत बड़ी नेकी है। इसका रिवार्ड मैं समझता हूँ हम नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह से बेहतरीन कदरदान कोई नहीं, बेशक, और वो दिलों के भेद जानता है।
कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी पूरी इंसानियत इंसानियत की जान और ये काम जान बचाना ही है जी किसी का, बिल्कुल किसी को चंद दिन की ज़िंदगी देना। आपको पता है कि बच्चे की एचबी उसकी कम होना शुरू हो जानी है, उसे फिर ब्लड लगना है, फिर कुछ दिन उसके निकल जाने हैं, फिर उसे ज़रूरत है। तो ये कुछ दिन की ज़िंदगी है और कुछ दिन की इसी तरह ज़िंदगी के साथ साथ चलते जाते हैं जी बच्चे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम 30 साल से इन बच्चों के लिए अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सपोर्ट करते हैं। और इसके ऊपर जितने अखराजात आते हैं, हमने ट्रीटमेंट भी, मेडिकेशन सारी हमने देनी, फिर बच्चे और लॉकिन जितने हमारे पास आते हैं हर सेंटर डेली उनको वहाँ पे लंच भी प्रोवाइड किया जाता है, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखना, उनके लिए हम अक्सर रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट भी, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, डोनर्स आते हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह भी तकसीम किए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं उनके लिए कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी भी हो, काउंसलिंग भी हम करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बड़ी ज़रूरी है। ताकि देखें हमारे पास तो एक दिन आना है, ट्रांसफ्यूजन करवानी, मेडिकेशन ली और चले गए, तो घर में भी जरूरी है जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं सारे, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, बिल्कुल। फिर उनको ये भी साथ बताना कि आप अपने हल्का अहबाब में, अपने रिलेटिव्स में भी ये जरूर बताएं भी कि ये कितनी तकलीफदेह है, इससे बचाव कितना आसान है वो, ताकि आपको देख के लोग, जैसे बताया कि बढ़ रहे हैं, आपने बताया ना कि हर साल जो है वो पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। काशिफ साहब, ब्लड डोनेशन को ही आगे बढ़ाते हैं। अमूमी तौर पे देखा जाता है कि जो मेल हैं वो उनका फिर भी इस हवाले से हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर रुझान पाया जाता है। ख़वातीन के हवाले से क्या अवेयरनेस की कमी है या उनको कोई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ये एक डर होता है, या ख़वातीन को कमज़ोर समझा जाता है, खुदा न खास्ता कि वो ब्लड देंगी तो शायद कोई जो है हेल्थ के हवाले से कोई इश्यूज़ आ जाएंगे। ख़वातीन क्या, आप क्योंकि डेली कैंप्स भी लगाते हैं सारा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ख़वातीन का, मैंने पहले भी बताया कि आयरन डेफिशिएंसी मेल की निस्बत ख़वातीन में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा। ठीक है। हम यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, हॉस्पिटल्स बने, एम्बुलेंस बने हैं, हमें अक्सर डिस्कस होती है वहाँ पे सीनियर्स के साथ, वहाँ टीचर्स बताते हैं कि काशिफ साहब अक्सर यहाँ पे बच्चे जिस दिन कोई स्ट्रेस हो पेपर की या कुछ और, बच्चियाँ स्पेशली अक्सर बेहोश हो जाती हैं। एक तो लंच उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं करके आना, और डाइट, फिर आजकल डाइट का स्टाइल भी चेंज हो गया, वैरायटी भी चेंज है, अनहेल्दी है। जो मेरे ख्याल हम जो डाइट लेते हैं उसमें आयरन की मकदार होती नहीं उस तरह, ना होने के बराबर है। उसमें हम इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं रखा जाता कि ये जो हम खा रहे हैं इसने हमें क्या फ़ायदा देना। हम जब छोटे थे, आज मेरे अपने बच्चे, मैं समझता हूँ कि दूध के ऊपर बलाई आ जाए ना तो वो नहीं खाना पसंद नहीं करते, और हम वो बलाई को ज्यादा पसंद करते थे। हम तो स्पेशल कहते होनी चाहिए। तो देखिए डाइट का एक बहुत अहम रोल है। और दूसरा, आपने जो मेल के हवाले से कि जो कहते हैं कि जी खून देने से फूल जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, अच्छा उसमें वो क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि मैंने ब्लड दिया है तो मुझे कमज़ोरी होगी। वो घर वालों को भी अगर बता दिया है तो उन्होंने भी कहना है कि बच्चे ने ब्लड दिया है, इससे ज़्यादा वो सर रूटीन से खुराक जब आप बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वजन बढ़ेगा। एग्जैक्टली समझ गए ना? मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल ऐसे ही है। सामीन, गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6 में हूँ आपके साथ आरजे अहमद बिलाल, प्रोग्राम दी जर्नल के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के मर्ज़ के हवाले से, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, और फलाही इदारे ख़ास तौर पर इसको ट्रीट करने के हवाले से आवाम की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक फलाही इदारे के मैनेजर हैं और इंतहाई आम शख्सियत हैं जनाब काशिफ परवेज़ साहब। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। ब्रेक के दौरान आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS और WhatsApp का भी ऑप्शन मौजूद है। आपका और हमारा राब्ते का नंबर हुआ करता है 0334 1966 966 यानी 03341966 आज के प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई पैगाम है, आप किसी मुश्किल का शिकार हैं, ख़ास तौर पे खुदा न खास्ता अगर थैलेसीमिया के हवाले से आप या आपके इर्द गिर्द कोई या आपके रिलेटिव्स में कोई इस तरह का मसला जो है वो किसी बच्चे के साथ है और उनको किसी तरह
तरह से ट्रीटमेंट में कोई मसाइल आ रहे हैं या किसी भी तरह की आगाही वो आज के दिन चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ रब्ता कीजिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए विव FM 96.6। ये प्रोग्राम है दी जर्नल विद अहमद बिलाल। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सुन रहे हैं विव FM 96.6 और मैं हूं आपके साथ आरजे अहमद बिलाल, प्रोग्राम दी जर्नल के साथ। सामीन, आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के मर्ज़ के हवाले से, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये मर्ज़ क्या है, जिस्म पे इसके किस तरह से असरात होते हैं, डायग्नोज कैसे किया जा सकता है और वजूहात क्या हैं इसके फैलने की। जनाब काशिफ परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक फ़लाही तंजीम के अहम रुकन भी हैं। इसके अलावा इसी हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ इनके जो फ़लाही काम हैं वो भी ढके छुपे नहीं हैं। तो इनसे ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका और हमारा राब्ते का नंबर बताना ज़रूरी है। 0334 19 66 966। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, SMS के ज़रिए कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे आप हमारी लाइव स्ट्रीम में भी शामिल हो सकते हैं। कमेंट्स के ज़रिए अपना मसला या अपनी राय इस प्रोग्राम के हवाले से दे सकते हैं। सर, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे इससे पहले इस मर्ज़ के फैलाव के हवाले से, तो मेरा ख़्याल है आज का दिन जो है वो प्रिवेंशन से ज़्यादा आगाही देना इस हवाले से ज़रूरी है। तो क्या समझते हैं असल में क्या वजूहात हैं इस मर्ज़ के फैलने के हवाले से, और क्यों बॉदर नहीं किया जाता, और कौन सा ऐसा टेस्ट है, एक आपने बताया था कि एक सिंपल सा टेस्ट है, वो कौन सा टेस्ट है जिसको करवा कर आप बिफोर टाइम इस चीज़ से बच सकते हैं कि आपको एक लाइफ टाइम मसले का सामना ना करना पड़े? जी, आपने टेस्ट का भी मैं आगे जाके बताता हूँ। पहले समझा जाता था कि कज़न मैरिज अगर होती है तो फिर थैलेसीमिया के बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी हुई है। पहले ये समझा जाता था, ताकि अब तो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं हमारे पास, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फिर अब देखे, और कज़न मैरिज नहीं भी हैं तो लेकिन उनके यहाँ थैलेसीमिया के बच्चे पैदा हुए। तो एक तो आगाही ना होना, ये बहुत बड़ा, कोई भी काम है ना, आपने जितनी ज़्यादा अवेयरनेस देनी है, फिर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि टेस्ट शादी अगर किसी जगह पे होनी है तो ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता कि कोई टेस्ट किसी के करवाए जाए, बच्चे या बच्ची के। तो ये बात ही मैं समझता हूँ करना बड़ा मुश्किल है, मायूब समझा जाता है, और इससे बात पता नहीं कहाँ तक भी जा सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये उतना बड़ा मसला डिस्कस करना नहीं है जितनी बड़ी ये तकलीफ है। बिल्कुल ऐसी है, जितनी पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। सारी उम्र का रोग है, तो अगर सारी उम्र के रोग से खुद भी बचना है, अपने बच्चों को भी अगर बचाना है, तो एक छोटा सा टेस्ट जो आपने पूछा, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट का नाम, अगर वो शादी से पहले करवा लिया जाए तो इतनी तकलीफ दे बीमारी से, तकलीफ का मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ब्लड बार बार लगना से, जैसे पहले भी मैंने बताया कि जब ट्रांसफ्यूजन बार बार होनी है तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में आयरन जमा होना शुरू होता है, उनको बार बार इंजेक्शंस लगने, डेस्फ्रॉल इंजेक्शन या आयरन चेलेशन देना पड़ता है। तो फिर आम बच्चों जैसी उनकी खुराक नहीं, आम बच्चों जैसी एक्टिविटीज़ नहीं, आम बच्चों जैसी शक्लें नहीं रहती, डी शेप होना बच्चे शुरू हो जाते हैं, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, माथे की हड्डी, तो वो मतलब आपको शक्ल से अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है ये किसी मौजी मर्ज में मुब्तला है बच्चा। तो फिर देखें ये सारी तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। तो रेगुलर देखें, जैसे बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं, ये बच्चे पेरेंट्स लेके सुबह सुबह उनकी कोशिश होती है कि हम इन्हें खून लगवाने के लिए लेके जाएं, और अगर खून ना मिले तो उनका आप देखें कौन कितनी दफ़ा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब कितनी दफ़ा को अरेंज कर लेगा, कहाँ से अरेंज कर लेगा। और पाकिस्तान में आपको पता है इलाज, एक तो हम गरीब माशरे से हमारा ताल्लुक़ है, ये बीमारी बड़ी महंगी भी है और मुश्किल भी है। देखिए मैं समझता हूँ कि दो ही मुश्किल काम है, किसी से पैसे लेना और किसी से खून लेना।
अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि हमारी ये ड्यूटी लगाई है कि हमने दोनों ही देखिए ये ब्लड भी हम लोगों ने देना है इन बच्चों के लिए, और इसके ऊपर जितने अखराजात हैं वो भी लोगों की डोनेशंस वगैरह से सारी चीज़ें हमने मैनेज करनी, तो ये दोनों बड़े मुश्किल काम हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मदद हो तो मैं ये समझता हूँ कि कोई काम भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। अगर अच्छी कॉज के साथ, नीयत के साथ किया जाए। देखिए हमने 30 साल पहले एक छोटे से शहर से शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे सेंटर्स हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अदारा है हमारा जो थैलेसीमिया के पेशेंट रजिस्टर्ड भी हमारे पास है। ब्लड कलेक्शन का अदारा भी हमारा सबसे बड़ा है कि हम सबसे ज़्यादा ब्लड कलेक्ट भी करते हैं, और इन बच्चों को बेहतरीन क्वालिटी की और सेहतमंद खून जो है इन बच्चों को लगाया जा रहा है स्क्रीनिंग करके। ये स्क्रीनिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, ब्लड सिर्फ जाके लाना नहीं है। देखें उसमें बैग भी चाहिए, वहाँ पे भी सारे टीम ने जाना, डॉक्टर्स ने जाना, फिर वहाँ से ब्लड को सेफ तरीके से लेके आना, फिर ला के लैब्स में उनकी स्क्रीनिंग करना, फिर उनको सेपरेट करना, अलग अलग करना कि रेड सेल अलग हो गए, वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को लगेंगे, वाइट सेल FFP जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वो सेपरेट करेंगे, वो हीमोफीलिया के पेशेंट्स को लगाए जाएंगे। प्लेटलेट्स की अगर किसी को ज़रूरत है तो वो प्लेटलेट्स अलग किए जाएंगे। फिर इनकी स्टोरेज की भी अलग अलग, देखिए प्लेटलेट्स अलग लाइफ है, उसको स्टोर अलग मशीन में किया जाएगा। ब्लड बैंक रेड सेल और होल ब्लड के लिए वो अलग है, प्लाज्मा फ्रीजर वो माइनस टेम्परेचर पे वो अलग, इंस्ट्रूमेंट्स भी इनके अलग हैं, स्क्रीनिंग का भी, तो सारा बड़ा कॉस्टली है। तो कहाँ एक एक घर में 2-2 3-3 बच्चे भी हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है इतना? अच्छा, मैं इसी तरफ आने लगा था। फ़र्ज़ करें फलाही तंजीमें अपनी सतह पे काम कर रही हैं, सरकारी तौर पे भी काम, और अगर किसी ने जैसे एक आप कह लें एडमिशन होता है ना, एक सेल्फ पे एडमिशन होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अगर आप कोटे में नहीं आते या आप कह लें स्कॉलरशिप में नहीं आते तो फिर आप सेल्फ पे जाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी को एक बच्चे का इलाज करवाना पड़ता है अपने ख़र्चे पे, तो जितने आपने सारी चीज़ें बताई हैं, तो अगर इनको एक जगह पे जमा कर लिया जाए तो एक जो साइकिल होता है एक बार बच्चे को लेके आना ब्लड लगने तक, कितना एक्सपेंसिव है ये ऑलमोस्ट? हाँ देखें, एक बच्चे के ऊपर अगर उसे 2-3 दफ़ा महीने में ट्रांसफ्यूजन होती है और उसे ब्लड अरेंज करना पड़ता है, ब्लड बैग्स वगैरह, स्क्रीनिंग, ये 75,000 पर मंथ एक बच्चे के चार्जेस हैं। अच्छा, तो अंदाज़ा करें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी तो जो लेबर क्लास है वो जो सरकार ने तय की हुई है इनकम, वो इनकम भी उनको प्रॉपर नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही। तो कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे? फिर जितनी महंगाई है हमारे यहाँ, बिजली, गैस, पेट्रोल का, अब आपको पता है कि वो भी ये अवामी इश्यूज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अवामी इश्यूज आपको देख लें कि देखें, मैं समझता हूँ कि ट्रीटमेंट कराना तो दूर की बात है, लोगों को आजकल तो अपने रोजगार, अपनी खुराक को मैनेज करना मुश्किल है, घर बार छोटे छोटे मैनेज करना मुश्किल, तो ट्रीटमेंट कहाँ से करवाएं? बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है कि ऐसे अदारे जो इस तरह के मुस्तहिक लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट। हमारे पास जब डोनर विजिट करते हैं ना, जाहिर है डोनर्स जो डोनेशंस देते हैं उन्हें पता है, वो देखते भी हैं आके कि यार जो हम डोनेशंस दे रहे हैं वो कैसे लग रही है, वो कैसा सिस्टम है। अच्छा, जब वो आके विजिट करते हैं, देखते हैं, वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, हमारा ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होता है। मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर डोनर्स को कहता भी यही हूँ कि आप, मैं जाहिर है मैं किसी के पास गया हूँ, मैं किसी को मोटिवेट करने के लिए, बताने के लिए ये हमारा अदारा ये कर रहा है, कन्विंस करना। तो हम जब कोशिश करते हैं, बताते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सर मेरी बातें मेरी हैं, मैं आपके पास आया हूँ, उस पर आप यकीन करें या ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप हमारे साथ अभी कोऑपरेट ना करें, लेकिन सिर्फ चंद मिनट निकाल के विजिट जरूर करें। आप जब विजिट करेंगे आपको अंदाजा होगा, आपको रियल पिक्चर पता चलेगी कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, कैसे बच्चों को ब्लड लगा हुआ है, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप देखेंगे फिर आप फैसला कीजिए कि वाकई इन बच्चों की मदद होनी चाहिए या कि नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि आप लोगों की डोनेशंस के, आप लोगों के कॉर्पोरेट के। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों की जिंदगियां लोगों के कॉर्पोरेट के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे। हम कुछ नहीं कर सकते, अगर लोग ब्लड ना दें क्या कर लेंगे?
सर इसी बात पे मुझे एक चीज़ याद आई है, ब्रेक के दौरान भी हम डिस्कस कर रहे थे। मुझे बताइएगा, आपने 30 साल का अरसा बताया कि आप 30 साल से काम कर रहे हैं। सबसे मुश्किल फेज़ अभी तक का कौन सा आपने फेस किया है इस दौरान? क्योंकि बच्चे जिसको ये डायग्नोज हो गया उसको ब्लड लगना ही लगना है, और जब आपने एक जिम्मेदारी ले ली है तो लोग फिर आपकी तरफ देखते भी हैं उम्मीद भरी नज़रों से कि आते हैं, उनको पता है कि चलें खुद से नहीं कुछ भी करना, बस पहुंचना है वहाँ पे, और बाकी का काम जो है वो एक तंजीम ने, इदारे ने जो है वो उनके लिए सारा कुछ अरेंजमेंट्स करनी होती हैं। तो कोई ऐसा टाइम स्पेन था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के वाले से, खासतौर पे ब्लड डोनेशन के हवाले से? प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल है जी, और बड़ा डीप है। अच्छा, ये आपको कोविड-19 आपको पता है कि बड़ा ख़तरनाक दौर था, और इस तरह के सानिया भी सदियों बाद आते हैं। बिल्कुल। बड़ी कैजुअलिटीज़ थी, आपको पता हर चीज़ बंद हुई। एक तो सबसे पहले कि हमने हमारा अदारा 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया। हम डेली जाते रहे और काम करते रहे, लेकिन खौफज़दा हो गए। खौफज़दा क्यों हो गए? खौफज़दा इसलिए कि यार क्या बनेगा, हर चीज़ बंद, कहाँ जाएं? कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद, पब्लिक गैदरिंग बंद, 2-4 लोग भी कहीं जमा नहीं हो सकते। तो क्या किया जाए? हमारा तो काम ही लोगों के पास जाके गैदरिंग में ही है, स्टार्ट ही वहाँ से होता है। तो हम करेंगे क्या? लेकिन इसी कोशिश शुरू कर दी कि आए हैं यार, क्या करें, कॉलिंग करें, किसी एक दोस्त को कॉल कर दी, किसी को कॉल जो हमारे पास डाटा है, अच्छा कॉल शुरू कर दी एक एक को कि जी आप बताएं बच्चे की ज़िंदगी का मसला है, हम खुद आपके ऑफिस में, घर में, फैक्ट्री में, जहाँ आप कहते हैं, हम खुद आके ब्लीड कर लेंगे सर। अच्छा, एक एक दो हमने इस तरह एफर्ट्स स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये मैसेज हमने, आप जैसे मीडिया बहुत कोऑपरेट करता है, सारे, और वेल इन्फॉर्म्ड भी है, पता है, सोशल मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, सारे बड़ा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, और सरकारी अदारे भी, ताकि, और यूनिवर्सिटीज़ सब वेल इन्फॉर्म्ड है। अच्छा, ये मैसेज जो है हमने मीडिया पे देने शुरू कर दिए। अच्छा, वो मैसेज आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गए। जब मैसेज फैला, लोगों को अंदाज़ा हुआ, सरकारी अदारे, स्पेशली पंजाब पुलिस ने अपना रोल बहुत ज़्यादा अदा किया। उन्होंने अपने सारे पुलिस लाइंस में हमारे कैंप शुरू हो गए। फिर दीनी जो तालीम देने वाले अदारे हैं पाकिस्तान के, जो बड़े मदारिस हैं, अच्छा वहाँ पे उन्होंने हमारे कैंप्स शुरू करवा दिए। और मैं आपको बताऊं कि जितनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम थी, जितनी ज़्यादा हमें परेशानी थी, जितना ज़्यादा खौफ था कि क्या बनेगा, यकीन करें कि अल्लाह ताला ने उतनी ज़्यादा, जितनी मायूसी थी उतनी ज़्यादा बरकत देखी है। मैंने ज़िंदगी में 30 साल में इतना ज़्यादा ब्लड कलेक्शन नहीं देखी जितनी उन दिनों में फिर अल्लाह ताला ने दी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझता हूँ कि ये हमारा काम है। हम तो बेबस हो गए थे, पेरेंट्स को देखते थे, कसम से हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता था कि यार तो उनके ऊपर क्या बीत रही है, जिनके बच्चे हैं। हम तो देख रहे हैं ना, हम तो उनके लिए कोशिश करने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बेबसियाँ हमसे देखी नहीं जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने, उनकी भी दुआएं, हमारी भी कोशिशें, अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत दी कि हम दूसरे सेंटर्स वालों से पूछते थे कि यार ब्लड की ज़रूरत नहीं, हम भेज दें। क्या बात। तो ये देखें, ये निज़ाम अल्लाह का निज़ाम है, बेशक ऐसे रियली। और जब आप अपने आप को इस तरह उसके सुपुर्द करके चलते हैं ना, तो फिर आपकी वहाँ से मदद होती है जहाँ से आपने कभी सोचा ही नहीं। शायद मैं अपने लिए करना चाहूँ तो कुछ भी ना कर सकूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वही जब हम किसी दूसरे की मदद करने के हवाले से जाते हैं या इस तरह का कर, तो बड़ी जल्दी हो जाता है काम। शायद यही वजह होती है कि अल्लाह ताला हमें एक वसीला बना के उसका काम करवाने के हवाले से जो है वो आगे लेके आते हैं। तो हो सकता है हमारा जो नहीं हो रहा उसकी कोई वजह हो सकती है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई देर हो सकती है। अल्लाह ताला कहता है कि जी देखें, तुम मेरी मखलूक की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैं समझता हूँ, मैं डेली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके घर से निकलता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें सेहतमंद जिंदगी और सेहतमंद औलाद से नवाजा। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, ये जिनकी तकलीफ है ना, जिनके घरों में ये तकलीफ है, ये वही
जानते हैं। हम तो उनको रोज़ देखते हैं ना, हम तो उनके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इस तकलीफ़ को बचाने के लिए मैं समझता हूँ, जैसे टेस्ट की भी मैंने जिक्र भी कर दिया, बता भी दिया, मेरी यही अपील है हर एक से कि ये बड़ी तकलीफ़ थे, इससे बचना बड़ा आसान है, अवेयरनेस ही इसका एक हल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फैला रहे हैं। आज भी इसी मकसद के लिए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं कि एक तो ये आलमी दिन भी है, आगाही का दिन है, लेकिन ये एक दिन से मसला हल नहीं होगा कि आज 8 मई है, थैलेसीमिया डे है, तो थैलेसीमिया के बच्चों से इज़हार यकजहती करके हम खामोश हो जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और मेरा ये देखें, आलमी दिन तो हर साल आता है, बिल्कुल, तो ये एक दिन के लिए नहीं है, ताकि ये एक दिन का मसला भी नहीं, ये सारी ज़िंदगी का मसला है। तो इसको हमारा मिशन भी यही है कि पाकिस्तान से थैलेसीमिया को पाक करना है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है। मैंने जैसे पहले बताया कि ये डिस्कस करना इतना बड़ा मसला नहीं है शादी से पहले, जितनी बड़ी तकलीफ ये शादी के बाद है। बिल्कुल, जितना बड़ा मसला ये शादी के बाद खानदानों के लिए बन जाता है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बिल्कुल खानदानों के लिए ये मसला बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है सामीन। जब किसी मसले का पता चल जाता है, ख़ासतौर पे जब भी किसी बीमारी की सूरत में हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले उस बीमारी की वजह तलाश करने की कोशिश की जाती है, और जब वो वजह मिल जाती है, जब वो मसला डायग्नोस हो जाता है, तो डॉक्टर के लिए आसान होता है उस बीमारी का इलाज करना। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल क्यों ख़राब है? सिर्फ इसके अंदर मैं समझता हूँ कि शायद हम कोताही कर जाते हैं। एक सिंपल सा टेस्ट जो है वो करवाने के हवाले से अगर हम कोशिश कर लें, एक शादी से पहले जैसा कि बताया जाता है कि अगर दोनों कैरियर हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, दोनों अगर कैरियर हैं, यानी दोनों में जो है वो थैलेसीमिया का मसला है, मेल और फीमेल में अगर उनकी शादी होती है और जो बच्चे फिर होते हैं वो जेनेटिकली उनके अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ऐसी सूरत से बचने के लिए अगर हम वक्त से पहले जो है वो एक फ़ैसला कर लें और अपना जो है वो टेस्ट करवा लें, तो मेरा ख़्याल है कि हम पूरी ज़िंदगी के एक इतने बड़े मसले से बच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा कई बार ऐसे होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि मसला जो है वो हल कहाँ से हो सकता है, लेकिन ये तो ऐसा मसला है जिसका एक कह लें एक सिंगल टेस्ट हल है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हम शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस मसले को ख़त्म करने के हवाले से, पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बनाने के हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा करें। क्योंकि इदारे तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हर शहरी को अपने हिस्से का काम करने की ज़रूरत है। और इसी आगाही के मकसद के लिए आज हम जो है वो इस प्रोग्राम में जो है वो बैठे हैं, और आज इसी वजह से हमने थैलेसीमिया के हवाले से टॉपिक जो है वो रखा है, क्योंकि आज इसका आलमी दिन है। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे काशिफ साहब से कि किस तरह से जब ट्रीटमेंट शुरू होता है बच्चों का, किस किस फेज़ से उनको गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी तकालीफ आती हैं इस दौरान में, और कितना लंबा ये जो है वो ट्रीटमेंट चलता है, और जो वालिदैन बच्चों को लेके आते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं। आपके मैसेजेस भी मौसूल हो रहे हैं, ब्रेक के बाद वो भी शामिल करेंगे। हमारा और आपके दरमियान राब्ते का नंबर हुआ करता है 0334 1966 966, यानी 0334196666। इस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज और व्हाट्सएप का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी आप हमारी स्ट्रीम लाइव, और उसमें वहाँ पे आप हमें कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और किसी भी मसले का अगर आपको सामना है, ख़ासतौर पे थैलेसीमिया के हवाले से, तो आप हमें ज़रूर बताइए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। आते हैं, आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6 और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ अहमद बिलाल, प्रोग्राम दी जर्नल के साथ। सामीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से, उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, आपकी इसके अंदर शमूलियत होती है। और राब्ते का नंबर वही है 0334 1966 966। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौका पर इस मर्ज़ से आगाही के हवाले से, बचाव कैसे मुमकिन है, इलाज कितना महंगा है, और सहूलियात क्या क्या दस्तयाब हैं पाकिस्तान में निजी सतह पे और सरकारी सतह पे। इस हवाले से आज हमारे इंतहाई अहम शख्सियत, इंतहाई अहम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं।
काशिफ परवेज़ साहब एक बड़ी फ़लाही तंजीम के रुकन भी हैं और इसके अलावा दीगर फ़लाही कामों में भी पेश रहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर थैलेसीमिया के इलाज के हवाले से बात की जाए तो इनकी तंजीम, जो इनकी फ़लाही तंजीम है, इनका फ़लाही इदारा है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर काम करता है। तो इसी वजह से आज के दिन के हवाले से हमने इनको मदऊ भी किया है, इनसे इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सामाइन के लिए, ताकि इस मर्ज़ का इलाज भी मुमकिन हो सके और ख़ास तौर पे एहतियात करते हुए इस मर्ज़ से बचा जा सके। कुछ सामीन ने हमें मैसेजेस भी किए हैं और उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते चले। हमारे साथ मौजूद हैं रिशा 156 आरबी से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह बहुत मालूमाती है। तमाम सुनने वालों और आपके प्यारे मेहमान को प्यारा सा सलाम। रिशा, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, और प्रोग्राम में आपने अपने होने का एहसास दिलाया। जानी है हमारे साथ मानावाला से, कहते हैं अहमद बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेहमान को भी सलाम और सब सुनने देखने वालों को भी सलाम। सर, ओल्ड एज पर भी प्रोग्राम कर लें प्लीज़। ज़रूर करेंगे जनाब, आपने मेरा ख्याल पिछले प्रोग्राम में भी रिक्वेस्ट की थी और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो आने वाला प्रोग्राम है वो हम किसी मेहमान को दावत देते हैं जो कि ओल्ड एज बेनिफिट जो होते हैं डिपार्टमेंट है वहाँ से हो, EOBI, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से किसी मेहमान को बुलाया जाए और आपके मसाइल उनके सामने रखे जाएं। इसके अलावा नसीर हमारे साथ मौजूद थे, कॉल की थी, कहते फैसलाबाद से हूँ और प्रोग्राम सुन रहे हैं। नसीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने एक मसला बताया, आप कहते हैं कि जिस्म में दर्द रहता है और तवील अरसा से इलाज करवा रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर से जो है वो अद्वियात भी खाते रहे हैं, और काशिफ साहब से पूछ रहे थे कि टेस्ट जो आपने बताया है वो किस हवाले से होता है और टेस्ट का नाम भी पूछ रहे थे। बिल्कुल दोबारा से काशिफ साहब से पूछेंगे कि टेस्ट कौन सा है, किस मकसद के लिए करवाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक सवाल शामिल करना चाहूँगा कि काशिफ साहब, किसी भी बच्चे को जब डायग्नोज हो जाता है थैलेसीमिया के हवाले से तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, कौन कौन से फेज़ इसके अंदर आते हैं, कितना तकलीफ़देह है ये पूरा का पूरा मरहला, और क्या सारी ज़िंदगी के लिए ये एक रोग बन जाता है थैलेसीमिया? क्योंकि जितना हम कोशिश करते हैं कि एक सिर्फ दिन मनाने से नहीं, बल्कि हम आप भी कोशिश करते हैं कि इसके हवाले से आगाही दी जाए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है कि जब ये चीज़ पता चल जाएगी कि इसका ये आगे जाके कितना बड़ा किसी के लिए मसला बन सकता है, ख़ासतौर पे खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे में ये चीज़ डायग्नोज हो जाती है, किसी के भी बच्चे के अंदर, तो वो जो वालिदैन सफ़र कर रहे हैं अभी आपके पास आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, आप क्योंकि ऑब्ज़र्व भी करते हैं उनको तासुरात क्या होते हैं उनके, तो मेरा ख्याल है कि जो डर का एक फैक्टर होता है शायद उसकी वजह से हम लोग समझ जाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप बताइएगा कि कितना तकलीफ़देह है बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए ये सारा का सारा अमल जो है, और कितनी देर तक जारी रहता है प्लीज़। देखिए जी, तकलीफ़ के हवाले से तो मैं आपको बताऊं कि ये इतना तकलीफ़देह है कि आपकी सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। देखें, एक घर में कोई थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाए ना, एक फैमिली मेम्बर, तो डिस्टर्ब नहीं हो जाती चीज़ें? बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को हॉस्पिटल में लेके जाना चंद दिन के लिए अगर हो भी, तो चंद दिन या चंद माह के लिए अगर हो तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी। अगर सारी ज़िंदगी के लिए हो तो डिस्टर्बेंस का आलम मेरा नहीं ख्याल के कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता। बिल्कुल ऐसे। फिर देखें, ज़िंदगी बार बार तो मिलने वाली चीज़ नहीं है। इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अगर दी है तो उसको बचाना, उसका ख्याल रखना, उससे देखें आगाही इसी चीज़ का नाम है। अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर इसीलिए हमें दिया है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए, अदरवाइज़ तो बाकी भी मखलूक है। हमारा अशरफुल मखलूक़ात होने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने जो हमें अक्ल शऊर दिया है उसका हम इस्तेमाल करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए। अपनी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करें। देखें, ये बीमारी एक घर में जब आती है वो फिर सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ लेके आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस खौफ को मैं ये बार बार इसीलिए तकलीफ़ की आप भी बात कर रहे हैं, हमारा मकसद भी ये है कि इस तकलीफ़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। शायद
जितने भी लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच सकता है उनमें से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और बचने की कोशिश करें, ताकि जितने जो बढ़ रहे हैं, देखें सबसे पहले तो इनको रोकना ज़रूरी है। बिल्कुल कि जो पेशेंट बढ़ रहे हैं वो बढ़ना तो बंद हो। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा मरहला कि जो हैं फिर उनको ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतरी है, मेडिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट है, स्क्रीनिंग में भी इम्प्रूवमेंट है। ज़ाहिर है जब बेहतरीन स्क्रीनिंग के साथ ब्लड लगाया जाएगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो बीमारियां ट्रांसफ़र होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो फिर जब स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं होनी, ब्लड का टेस्ट प्रॉपर नहीं होने, फिर वो लगना तो उससे फिर और भी बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं। ज़ाहिर है बार बार जो लगना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा भी और लोगों की सपोर्ट की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आ भी रही है। पहले लाइफ जब इतनी सहूलतें नहीं थी, बच्चों की लाइफ भी कम थी, 10 साल 12 साल 15 साल सरवाइव करते थे बच्चे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। कुछ हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब शादियाँ तक भी गए हैं, 40 साल के, 45 साल तक बच्चे हमारे पास जो हैं ब्लड लगवा रहे हैं। क्यों? कि वो प्रॉपर केयर कर रहे हैं। ट्रीटमेंट, वो बीमारी अगर अल्लाह ताला ने दी है तो उसको वो लापरवाही नहीं कर रहे, उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, टाइम पे मेडिकेशन भी ले रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन भी करवा रहे हैं, और जो चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं आ रही वाली चीज़ों से परहेज कर रहे हैं कि जो डाइट उनके लिए बेहतर है वो ले रहे हैं। तो अगर आप ट्रीटमेंट उसकी की जाए, बेहतरीन उसका इलाज और टाइम के ऊपर किया जाए, मेडिकेशन भी प्रॉपर ली जाए, ट्रांसफ्यूजन भी प्रॉपर करवाई जाए, तो फिर सर्वाइव आप कर सकते हैं। अगर आप ये समझें कि सिर्फ ब्लड लगवाना है, हमने जाना है ब्लड लगवा के तो उसके बाद किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी, तो फिर लाइफ टाइम कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरा हाँ जी, आपका अगला सवाल था कि नसीर साहब ने टेस्ट के बारे में, वो कौन सा टेस्ट? एक तो टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट का नाम है, जो कि कैरियर की शादी से पहले जो टेस्ट, और दूसरा अच्छा ये इतना सस्ता भी है। अच्छा, आजकल पिज़्ज़ा का दौर है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पिज़्ज़े की जो कीमत है ना, अच्छा उतने में एक टेस्ट हो जाता है। यार अच्छा। हमारी जिंदगी देखें, पूरी सारी जिंदगी एक इतने से पैसों के अंदर, और मैं ये समझता हूँ ये इतना जरूरी है जैसे आपको अपने नाम का पता है, आपका अपना ID कार्ड, आपको अपनी चीजों के बारे में उतना ही मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टेस्ट कैरियर है या नहीं है। ये इतना जरूरी है, और हमने कोशिश तो पूरी की है कि लॉ भी बने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पे अभी भी इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। फिर शादियाँ भी फैमिलियों में करने का रवाज है, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये तालीम, एजुकेशन ही मैं समझता हूँ, आगाही ही बार बार जैसे अजान हमारा काम है कि हम कोशिश करते रहे, हमें हुक्म अज़ां। बिल्कुल ऐसे ही है। सामीन, ये बीमारी ऐसी है, काशिफ साहब ने भी जिस तरह से बताया कि ना ये ब्लड से लगती है, ना ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि किसी एक बंदे से दूसरे में अमूमी तौर पे ट्रांसफ़र हो जाए। ये सिर्फ उस सूरत में होती है जब दो ऐसे अफराद जो कि कैरियर हों, जो कि थैलेसीमिया का शिकार, या जिसको हम कहते हैं माइनर थैलेसीमिया का शिकार हों, वो कैरियर जब आपस में उनकी शादी होती है तो सिर्फ उस सूरत के अंदर जो है वो ये मर्ज आगे फैलता है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि सबसे पहले अपना टेस्ट करवाया जाए, और अगर खुदा न खास्ता आपको इस तरह का मसले का सामना करना पड़ता है तो ये आपका टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आपका डिसीजन यानी उस हवाले से लेने में सबसे मौसर हो सकती है, और आप पूरी ज़िंदगी के एक जो है पछतावे से बच सकते हैं। सर, फलाही तंजीमें तो अपना काम कर ही रही हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जैसे हम कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो थैलेसीमिया को ट्रीट करने के हवाले से हम कहाँ पे खड़े हैं? क्या हमारे पास उतने वसाइल मौजूद हैं जितना ये मर्ज फैल चुका है, या हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हैं? मुश्किलात तो हैं जी। देखें, ओवरऑल ही जैसे आपने बताया कि हम मुश्किलात का शिकार तो पाकिस्तान, बहुत सारी मुश्किलात हैं, उसमें ये भी एक बड़ा मसला है, और उससे बड़ा मसला ये है जो हमें नज़र आ रहा है। एक तो आबादी भी हमारी बढ़ रही है। अच्छा, आबादी बढ़ रही है, उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। फिर अवेयरनेस कम है,
पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा फिर दूसरी मैंने जो पहले भी बात की कि आयरन डेफिशिएंसी भी बढ़ रही है। अच्छा, जब आयरन डेफिशिएंसी आम लोगों में भी, बच्चों में भी बढ़ेगी तो ब्लड की रिक्वायरमेंट जो जिनकी है डोनेशन कम होगी। अगर ब्लड मिलेगा कम तो बच्चों को लगेगा कम, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, तो क्या सिचुएशन होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, मायूसी मैं समझता हूँ कि गुनाह है। कोशिश हमारी भी जारी है, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। हमारा मिशन भी यही है कि पाकिस्तान को हमने मिल के सब ने थैलेसीमिया की बीमारी से पाक करना, ये हमारा मिशन है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस मदद भी हमारी करेगा और हम कोशिश करेंगे। देखें जी, मसाइल अगर कहीं पे होते हैं तो हल भी होते हैं। अगर अल्लाह ताला बीमारियां देता है तो शिफा भी देता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, असबाब भी पैदा करता है। तो कोशिश करते रहना चाहिए, जो आज भी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे उस वक्त तक। देखें ये सिलसिले हमसे पहले भी चलते रहे, हमारे बाद भी चलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमने अपना रोल कोशिश करनी है कि वो जो जिम्मेदारी हमें मिले। देखिए, हम लिमिटेड टाइम के लिए आए, बिल्कुल, फॉर एवर कुछ भी नहीं, ना बीमारियां ते ना सेहतां। तंदुरुस्त ने भी जाना है, बिल्कुल, ते जाना बीमार ने भी। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, एक तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत, और उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका भी मैं समझता हूँ ये कि आप जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि ज़रूर हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाना चाहिए। आप किसी हॉस्पिटल में जाके कुछ नहीं कर सकते, किसी एक बीमार को हौसला तो दे सकते हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं जाता यार। एक फूल तो किसी को दे सकते हैं, किसी को जाके दुआ तो दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने खून ही देना है, ज़रूरी नहीं है आपने पैसे ही देने, ज़रूरी नहीं है आपने उसकी ट्रीटमेंट का जो मुआवजा देना है या उसकी कोई और खिदमत। देखें, इससे भी मैं समझता हूँ, आप देखें हमारे माशरे में स्ट्रेस भी बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ के भी इशूज़। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपको रूहानी सुकून भी मिलेगा, ज़हनी सुकून भी मिलेगा, और अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलें आसान करे। हमें शुक्र अदा करने का मौका भी मिलेगा और बीमारों की दुआएं लेनी चाहिए। अल्लाह ताला बेहतरीन कदरदान। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, काशिफ साहब, ब्लड डोनेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि इसमें सबसे मेजर फैक्टर जो है वो ब्लड डोनेशन का ही है। तो कन्विंस करना कितना मुश्किल हो जाता है किसी को कि हाँ जी आप ब्लड डोनेट करें, क्योंकि वही फिर बैक एंड पे या जो कहते होते हैं ना कि पीछे एक सोच के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं कि अच्छा स्पेशल टाइम निकाल के जाना है, और मतलब अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालना, और फिर ये भी लोगों को होता है कि शायद ये कोई परमानेंट ना मतलब लग जाए कि जी हर बार आपने ब्लड देना ही देना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, जब ये सारी सोच एक साइड पे होती है तो ऐसी सूरत में कितना मुश्किल हो जाता है किसी को कन्विंस करना कि हाँ जी आप आके ब्लड दें, ब्लड की ज़रूरत है हमें नहीं है, बच्चों को है खास तौर पे, क्योंकि हम तो बच्चों के लिए करते हैं। तो समझाना कितना मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, नो डाउट बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है कि दुनिया में दो ही मुश्किल काम है, ब्लड लेना और पैसे लेना। और ये अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी भी लगाई है, उसके लिए कोशिश हम करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ पता क्या है, जो रियल चीज़ें होती हैं ना, फेक चीज़ और रियल में यही फ़र्क है, और अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। हम जो बता रहे होते हैं ना, वो सिर्फ बातें नहीं है, उसके पीछे ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पूरे सेटअप्स हैं। इसीलिए हम बता नहीं रहे, हम ये भी कह रहे हैं कि आए पहले आप देखें, पहले देख लें। बिल्कुल ठीक है ना, कि हमारी बातों पे बेशक आप यकीन ना करें, आप देख लें। देखने से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो हम मुख्तलिफ तरीके हैं ना जी कन्विंस करने की, कोशिश करने के, तो वो सारे हम अप्लाई भी करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी बातों में उन बच्चों की दुआएं हैं, उन बच्चों की ज़रूरतें हैं, उन बच्चों की उम्मीदें हैं, जो हमारी बातों
का असर नहीं है। अल्लाह ताला देखें, ये सिस्टम जिसका है वो जानता है कौन किसके लिए क्या कर रहा है। हर बंदे को उसका जो है ड्यूटी दी हुई है और वो बंदा कर रहा है। बिल्कुल, हम नहीं निकल रहे, अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई है, तो वो फिर हमारे लिए इसबाब भी पैदा कर रहा है। हमारे लिए नहीं, मतलब हम तो ड्यूटी दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो जिनको जरूरत है उनकी जरूरत भी पूरी करवा रहे हैं। बिल्कुल, और ये 30 साल से हम कर रहे हैं। अगर ये मुश्किल, तो देखें मुश्किल तो हर चीज में आती है, लेकिन अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है जी। बिल्कुल, और सिर्फ इनके लिए नहीं, मैं समझता हूँ इनकी वजह से अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियां पैदा करता है। हमें भी, अगर मैं समझता हूँ कि हमारी हेल्थ बेहतर है, हमें हमारे बच्चों की हेल्थ बेहतर है, तो शायद हमें सुकून है ज़हनी तौर पे, तो इनकी बच्चों की दुआओं की वजह से। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना, जब पेरेंट्स झोलियाँ उठा के दुआएं देते हैं ना, कि सर हम अपने लिए बाद में दुआ करते हैं, आपके लिए पहले करते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो रियली मैं समझता हूँ इससे बड़ी हमारे लिए भी अर्निंग कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और वो दुआएं वो सारी उन तक पहुंच जाती हैं जो कि आपके साथ साथ इस मुकद्दस काम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उसके साथ साथ जो हीरोज हैं हमारे, जो ब्लड डोनेट करते हैं, मेन किरदार उनका है कि वो सारी की सारी एक तरह से उन तक वो सारी दुआएं जाती हैं, वो खैरें उन तक जो है वो पहुंचती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छा खासा एक मोटिवेट कर सकती हैं एक बंदे को। और सामाइन, अब तो खैर जो एक मिथ्स थी पुराने दौर की कि बंदा बीमार हो जाता है या शायद ब्लड डोनेशन से कुछ इस तरह के मसाइल, बॉडी के मसाइल, हेल्थ के मसाइल आ जाते हैं, मेरा ख्याल है अब अवेयरनेस इतनी आ चुकी है, डॉक्टर्स बार बार इस चीज़ को बताते हैं कि इस तरह से, इस वजह से कोई मसला नहीं होता। और इससे बल्कि जो हेल्दी ब्लड है, आप क्योंकि ब्लड डोनेट करते हैं, फिर नया खून आपके जिस्म के अंदर बनता है, तो वो एक नया हेल्दी जो ब्लड है वो आपके जिस्म के अंदर शामिल हो जाता है, तो आप बल्कि उससे मज़ीद जो है वो आपकी सेहत बेहतर हो जाती है। तो मेरा ख्याल है इस मिथ को या इस जो ये जो वहम है इसको दूर करना होगा और अपने हिस्से का जो है वो किरदार अदा करना होगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल जो वर्ड्स हैं वो काशिफ साहब से लेंगे। और थैलेसीमिया के मौजू पे आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि थैलेसीमिया की से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और आज हम बात कर रहे हैं इस मर्ज़ के फैलाव के हवाले से किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, क्या सहूलियात मौजूद हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, बन भी रहे हैं। हमारा और आपका राब्ते का नंबर हुआ करता है 0334 19 66 966। आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6। मैं हूँ आरजे अहमद बिलाल, प्रोग्राम दी जनरल के साथ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। काशिफ परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंतहाई आम शख्सियत हैं और थैलेसीमिया के इलाज के हवाले से, बच्चों के इलाज के हवाले से बड़ी फलाही तंजीम का हिस्सा भी हैं। तो ब्रेक से पहले हम उनसे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से खून का अतिया जो हासिल किया जाता है, डोनेशन हासिल की जाती है, वो हासिल करना कितना मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ उनसे ये भी जानना चाहूँगा मैं कि वालिदैन जो बच्चों को लेके आते हैं उनके पास, और पहली बार जब डायग्नोस हो जाती है ये बीमारी, और ख़ास तौर पे जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम का मसला है, जब तक ज़िंदगी है तब तक बच्चों को खून की ज़रूरत है। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन खून की ज़रूरत अपनी जगह बरकरार रहती है। तो इस हवाले से सर, वालिदैन के लिए जब उनको पता चलना कि बच्चा उनका इतनी बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला है, और समटाइम ऐसे भी होता है कि शायद उनको कहीं ना कहीं पता हो या किसी एक ने टेस्ट भी करवा लिया हो, लेकिन फिर भी वो कहें अच्छा कोई मसला नहीं, देख लेते हैं, लेकिन फिर जब अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट निकलता है और बच्चों में ये चीज़ सामने आ जाती है, क्या रिएक्शन होता है अमूमी तौर पे जब पहली बार वालिदैन को पता चलता है कि उनके बच्चों के अंदर जो है वो थैलेसीमिया का मर्ज़ उनको लाहक हो गया है और अब उनको सारी ज़िंदगी जो है वो ब्लड लगवाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो वालिदैन कंटिन्यू रख रहे होते हैं, बार बार आते हैं आपके पास, उनके क्या तासुरात होते हैं इस हवाले से, कैसी लाइफ उनकी गुजर रही होती है? देखें कि कोई भी जब तकलीफ़ में, किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला होता है, और स्पेशली बच्चों की तकलीफ़, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स अपनी तकलीफ़ जितनी भी बड़ी हो वो तकलीफ़ नहीं समझते, लेकिन बच्चों की छोटी सी तकलीफ़ को भी बहुत बड़ा समझते हैं। बच्चे को बुखार हो जाए ना, 2 दिन उतरे ना, नॉर्मल बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन उतरे ना, साढ़े अपने बच्चे को अगर बुखार हो जाए 2 दिन ना उतरे तो हमें तो फिक्र पड़ जाती है, यार बुखार ही नहीं उतर रहा। बिल्कुल। तो सोचें कि जो जिसको पता चलेगा कि ये थैलेसीमिया का मरीज़ है और इसे सारी ज़िंदगी अब,
तो जब हमारे पास आते हैं तो हमने सिर्फ ब्लड ही उनकी ब्लड के हवाले से ज़रूरत पूरी करना हमारा काम नहीं, हमने हौसला भी देना है, हमने काउंसलिंग भी करनी है, हमने अपनाइयत भी उनको देनी है, और अपने बच्चों की तरह भी ट्रीट करना है कि ये आपने फिक्र नहीं करनी, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बच्चा आपका है, आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है इसकी ट्रीटमेंट की, आपके किसी हवाले से इसकी फिक्र नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह। और इन चीज़ों से देखें, जब कोई भी तकलीफ़ हो किसी को भी, किसी भी मामले में, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपका प्रोग्राम भी दी जर्नल है, तो उसमें अगर आपको किसी भी, देखें जॉइंट फैमिली का हमारा कल्चर जो है वो क्या था, तकलीफ छोटी सी हो या बड़ी हो, जब सारे साथ हों तकलीफ का एहसास नहीं होता, तकलीफ जो है वो गुजर जाती है फिर। लेकिन अगर तकलीफ में कोई साथ ही ना हो तो वो अंदाज़ा करें फिर तकलीफ, छोटी सी तकलीफ भी बड़ी हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए हर तरह से ढाल बनकर खड़ा है, उनके लिए हर तरह की मदद के लिए 24 घंटे हमारा अदारा ओपन है इन बच्चों के लिए। हर तरह की हम इनके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट और इनका इलाज उनके माँ बाप की नहीं, हमारे अदारे की, हमारी जिम्मेदारी है। ये उनके बच्चे नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे होल कम्युनिटी में समझता हूँ सारे मदद कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए हम हर तरह की आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। बाकी बीमारियाँ ये ज़िंदगी का हिस्सा है, आती भी हैं, अल्लाह ताला निजात भी देता है, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस तकलीफ़ दे बीमारी से हम अपने माशरे को महफूज करें, और ये मिलजुल के आज भी हम इसीलिए मौजूद हैं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो कोशिश ज़रूर करें कि हमारा मैसेज दूसरों तक पहुंचाएं, और ख़ुद भी बचने की कोशिश करें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। ये बड़ी तकलीफ़ है, हमारी तकलीफ़ें बड़ी मुश्किल हैं, बिल्कुल ऐसे हमारे यहाँ। तो मैं बीमारियों की तकलीफ़ अलग, और बहुत सारी मसाइल हैं, तो चलें इस तरह के बड़े मसाइलों से तो बचने की कोशिश करें। छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए, ये फॉर एवर है। तो फॉर एवर मसाइल से मैं समझता हूँ कि हमें उसके ऊपर ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है, जिसको मेरा ख्याल है कि अभी बहुत काम इस पे होने की ज़रूरत, बहुत कम इस पे तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, बच्चे जब छोटे होते हैं तब तो उनको इतना नहीं पता होता इस चीज़ का, पेरेंट्स ही उनको डील कर रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं डेफिनेटली उनको चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है, उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि अब उनको लाइफ टाइम एक प्रोसेस से गुजरना ही गुजरना है। तो जो बड़े बच्चे, मतलब जिनको समझ आ जाती है या जो समझदार हो जाते हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों, इस फेज़ के दौरान उनके क्या तासुरात होते हैं? अच्छा, मैं बताऊँ आपको, वैसे मैंने जो देखा है इन बच्चों में, ये स्पेशल बच्चे हैं रियली, और ये अल्लाह के बड़े करीब बच्चे हैं। एक हमारे कुछ पेरेंट्स जो हैं उनसे गपशप भी होती है ज़ाहिर है रेगुलर। अच्छा, एक ना मुझे वाक़या याद आ गया, वो वाले साहब अपनी बेटी के बारे में, उनकी बेटी को ब्लड लगता था हमारे पास। अच्छा। वो कहते थे कि हमें किसी किस्म की भी कसम जब मुश्किल होती है ना, तो हम नूरीन से ना दुआ करवाते हैं। अच्छा। और नूरीन से जब हमने किसी भी कोई भी, और जब भी करवाई है, जब भी इसे कहा है कि बेटा अल्लाह से दुआ करो, हमें ये मसला है, और अल्लाह ताला ने हमें उस मसले से निकाल दिया। ज़बरदस्त। ये अल्लाह के बड़े करीब हैं, और दूसरी बात, ये बड़े बहादुर हैं। यस, ये देखें, मैं कहता हूँ आम आदमी इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ये हमने देखा है कसम से सुइयां हंस के लगवा लेना, ये बड़े बंदे का भी काम नहीं सर। बिल्कुल ऐसे, ये बड़े हौसले वाले बच्चे हैं। हम खुद सीखते हैं कि यार देखें इस तरह की पोजीशन में भी स्माइलिंग फेस। कुछ बच्चे मुझे आज भी याद हैं, आज वो दुनिया में अब नहीं है, वो स्माइलिंग फेस बच्चियाँ थी, मुझे नाम भी उनके अभी भी याद है, नूरीन है, आयशा है। वो जब भी मैंने देखा है, जब भी हमारे पास, मैंने उन्हें हंसता ही देखा, मैंने आज तक उन बच्चियों को रोते नहीं देखा। नहीं तो सुई की तकलीफ ही इंसान को रुला देती है। बिल्कुल ऐसी है। काशिफ साहब, हमने अवेयरनेस के हवाले से बात की है और एहतियात के हवाले से बात की है, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि वो वालिदैन जिनके बच्चे इस फेज़ से गुज़र रहे हैं,
उनके लिए भी कोई एहतियाती तदाबीर, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो बच्चे या वालिदैन बाकायदगी के साथ ज़िम्मेदारी के साथ इस मर्ज़ से लड़ रहे होते हैं, अपना ब्लड लगवाते हैं टाइम पे आके और बाकी खाने पीने में सारी एहतियाती तदाबीर करते हैं, उनकी लाइफ वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं। लेकिन ओवरऑल एक मैसेज के तौर पे एहतियाती तदाबीर उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए जो इस फेज़ से गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक तो देखिए जी, एहतियाती तदाबीर तो ये है कि अगर किसी के घर में एक बच्चा आ गया है तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश करें कि दूसरे, और टेस्ट भी हैं। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम प्रिवेंशन के ऊपर भी हो रहा है, अब वो स्क्रीनिंग करके देते हैं आपके पूरे ख़ानदान की। फिर CVS एक टेस्ट है, वो प्रेगनेंसी के दौरान भी आप 11 से 13 हफ्तों की प्रेगनेंसी के दौरान उसका पता चल जाता है, तो उसके ऊपर फतवा भी मौजूद है। तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे माशरे में, तो अगर इन चीज़ों की भी अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए, तो काफ़ी एहतियात भी की जा सकती है, बचा भी जा सकता है। तो फैमिलियों के ऊपर हम ये प्रोग्राम बनाए हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर में सेंटर है, यहाँ पे भी हमारे फैसलाबाद में भी सेंटर है, तो वो घरों में जाके सैंपल भी ले लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको सिर्फ ब्लड नहीं, हम अवेयरनेस भी देते हैं, हम फैसिलिटेट भी करते हैं। देखें, बहुत सारे डोनर हैं। अब मुझे जो जिन लोगों को पता है, जिन पढ़े लिखे फैमिलियों को पता है, इंडस्ट्रियल्स को पता है, जहाँ जहाँ तो हमारे राब्ते हैं, जहाँ जहाँ हमारा मैसेज पहुँचा, वो शादियों से पहले हमसे रब्ता कर लेते हैं कि यार हमने अपने बच्ची की बेटे की कौन सा टेस्ट करवाएं, कैसे करें, किसको मिलें, कहाँ से करवाएं, ताकि उनको पता है, इस चीज़ का एहसास भी है, उन्होंने देखा भी है, या उनकी किसी फैमिली में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेव तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आ रहे हैं। अभी काम, जब तक हमने रुकना नहीं है, जब तक ये काम बंद ना हो जाए, रुक ना जाए, हमारा माशरा थैलेसीमिया से पाक ना हो जाए, उस वक्त तक हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम करते भी रहेंगे। इंशाल्लाह। फाइनल वर्ड्स तमाम सुनने वालों के लिए। फाइनल वर्ड सर, मेरी तो आज आलमी दिन है, मैं ये चाहूँगा कि इन बच्चों की तकलीफ़ में इनके साथ खड़े हूँ, जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, जहाँ पे भी हैं, अदारों में जाएं, इन्हें हौसला दें, इनकी जिस तरह की आप मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, और जिनको अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, उनके लिए यही है कि वो अपना शादी से पहले टेस्ट लाज़मी करवाएं। हमारा मकसद भी यही है, हमारा मिशन भी यही है, ताकि हम अपने माशरे को इस तरह की मूजी में बीमारियों से बचा भी ऐसी सकते हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा दें और टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि बड़ी तकलीफ बीमारी है, सारी उम्र का रोग है, और जैसे पहले भी बताया कि छोटा सा टेस्ट आपको पूरी ज़िंदगी की तकलीफ से, आपको, आपके ख़ानदान को महफूज बना सकता है। तो फैसला आपका है, हमने कोशिश जारी रखनी है इंशाल्लाह। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और आज इतना अहम मौजू था। मेरा ख्याल है कि हमारे तमाम सुनने वालों के लिए बहुत सारी ऐसी मालूमात होंगी। हमने स्पेसिफ़िक बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं कि किस तरह से इस मौजी मर्ज से बचा जा सकता है। मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जिन पे अमल करके इस मसले से हमेशा के लिए जो है वो महफूज रहा जा सकता है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। सामीन, हमने थैलेसीमिया के हवाले से बात की, और आज इस पूरे प्रोग्राम के दौरान हमने कोशिश की कि थैलेसीमिया के मर्ज़ को डिस्कस किया जाए, इसके कैरियर्स को डिस्कस किया जाए, और कैसे ये मर्ज़ फैलता है, इससे बचना कैसे है, आपने ये तमाम चीज़ें आपने डिस्कस की। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है आगाही के साथ साथ जो बच्चे इसके अंदर मुब्तला हैं उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे ब्लड डोनेशन के ज़रिए। आम तौर पे हम ब्लड देते हैं ज़रूरत के वक्त, हमारे किसी करीबी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है ऑपरेट के लिए, आम या वैसे ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमसे कहते हैं, तो हम तभी ब्लड डोनेट करते हैं। वो भी बड़ा सोचते हैं पहले, फिर करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये बच्चे जिनको 1 महीने के अंदर किसी को 4 बार, किसी को 5 बार ब्लड लगना होता है, तो इनकी ज़रूरत पूरी करना, और ख़ास तौर पे बढ़ती हुई आबादी के साथ, बढ़ते हुए मसाइल के साथ
ये जो ब्लड का एक कह लें वसीला है, ये बनने की ज़रूरत है हमें भी। और ये जो सेंटर्स बने हैं बच्चों की बहाली के हवाले से, बच्चों के इलाज के हवाले से, मेरा ख़्याल है इनको ज़रूर विज़िट भी करना चाहिए, इनके साथ ताउन भी करना चाहिए, ताकि ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं। और जब तक ये जो खून की बूंदें हैं इनके जिस्म में जाती रहेंगी, ये ज़िंदा रह पाते हैं। और खून एक तरह से इनकी सांस की तरह से काम कर रहा होता है। तो जो दर्द का एहसास करना होता है किसी का, वो सबसे अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत होती है कि आपको किसी के दर्द का एहसास हो जाए। और ख़ास तौर पे जब बच्चों का दर्द होता है तो वो सबका साझा होता है। तो मेरा ख़्याल है इन्हीं अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करते हैं।